आर्टिकल 370 की हियरिंग के डे 8 पर सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू किए। 10:30 बजे से जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हियरिंग शुरू हुई तो काउंसिल ने अपने आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू किए। उनके सबमिशंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन उन पे रेज किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिटेल पे चर्चा भी की। क्या था वो सवाल और इसमें सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने क्या जवाब दिया, इसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं काउंसिल के डे 8 के आर्ग्यूमेंट्स पर। अपनी सबमिशन स्टार्ट करते हुए उन्होंने कोर्ट को याद दिलाया कि जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था वो एक प्री कंडीशन थी फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जहां पर बाकी स्टेट्स डोमिनियन ऑफ इंडिया से मर्ज हो गए थ्रू मर्जर एग्रीमेंट्स सेडिंग ऑल देयर पावर्स। पर जम्मू एंड कश्मीर ने ऐसा नहीं किया। कश्मीर के यूनिक नेचर को और दर्शाते हुए द्विवेदी ने कहा, आवर बेसिक थीम इज दैट कश्मीर वाज डिफरेंट। Kashmir was different both in terms of accession to the dominion of India, where it ceded at a different time as an independent state or a nation, and it was different in the sense that it did not merge unlike the other states. साथ ही उन्होंने बताया कि accession of Kashmir इस कंडीशन पे बेस करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बाउंड नहीं है और ना ही किसी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बाउंड है। इसकी इंटरनल सॉवरेनिटी हमेशा रूलर के पास रहेगी। इसी बात को और समझाते हुए उन्होंने बेंच को सबमिट किया कि सॉवरेनिटी के दो पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। पॉइंटिंग आउट आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा क्योंकि कश्मीर ने एक्सटर्नल सॉवरेनिटी दे दी, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी इंटरनल सॉवरेनिटी भी सेट हो गई। He says that Article 370 ceases to operate once the Constitution of Jammu and Kashmir was enacted in 1957. द्विवेदी ने अपने इन आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को रेफर किया। उन्होंने कहा कि अगर हम आर्टिकल 370 एज टेम्पररी देख रहे हैं, then we are giving it a meaning that it does not fit its context. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि उनके आर्ग्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया, which are the features of Article 370 that indicate that it ceases to exist post the formation of the Jammu and Kashmir Constitution, जिस पे काउंसिल ने रिप्लाई किया कि आर्टिकल 238 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 के रिलेशन में अप्लाई नहीं हो सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं that Article 238 was about using the rules in Part 6 for certain states in the first schedule of the Constitution, but this article was removed in 1956 by the Constitution 7th Amendment Act. फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने फिर से क्वेश्चन किया कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंडिविजुअल मेंबर्स की स्पीच को पूरे देश की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर को किया गया प्रॉमिस माना जा सकता है। He also asked if this could affect how we understand the Constitution. द्विवेदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्ड करते हुए स्टेट किया, Our thinking which we have been tuned to think for last 70 years is that one nation, one constitution. But where is that prescribed? When they gave this power of consultation and concurrence, it was in a peculiar situation, not beyond that. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने प्रेजेंट होते हुए काउंसिल ने पिटिशनर की ओर से सबमिट किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीज्ड टू अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम द गवर्निंग डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट था जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल से बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन पूछा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आस्क्ड, After the Constituent Assembly took its decision in 1957, the Dominion of India would have no power to apply any provisions of the Constitution. पर इस बात का जवाब काउंसिल के पास भी नहीं था। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, I am not here to judge whether they were right or not. I am telling you what intent can be culled out from the debates. जस्टिस पॉल उनकी बात से इतने हैरान थे कि उन्होंने कहा कि ये मानना थोड़ा डिफिकल्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट का मतलब है कि आर्टिकल 370 अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। He remarked, as it Article 370 has inadvertently remained on the statute, I feel very strongly about Article 370. I am putting to you the consequences of what would happen if we were to accept what you are saying. द्विवेदी ने फिर से सबमिट किया कि ये डिबेट्स फ्रेमर्स की इंटेंशंस को रिवील करती है। इस सबमिशन पर और क्लैरिफिकेशन लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे फिर से पूछा, The net consequence would be that the Constitution of India in its application to Jammu and Kashmir would stand frozen as of 1957.
Therefore, no further development in Indian constitution can at all apply to Jammu and Kashmir according to you. How can that be accepted? साथ ही उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है दैट बार्स its applicability to Jammu and Kashmir. If Jammu and Kashmir is an integral part of India, then surely there has to be provision in the constitution which apply to Jammu and Kashmir. और इसी के साथ एडवोकेट दिनेश द्विवेदी के आर्गुमेंट्स भी कंक्लूड हो गए। इस पूरे सेशन को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि पिटिशनर का सबमिशन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1957 इज एक्सेप्टेबल? शेयर विथ अस इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज।